मिला हुआ है। अपेडा से लाइसेंस मिले 74 बुचड़खानों में से 10 के मालिक गैर मुसलमान हैं। जी हाँ, भारत के 10 बड़े बुचड़खानों के मालिक गैर मुसलमान हैं। वही भारत का सबसे बड़ा बुचड़खाना अल कबीर है। अल कबीर भारत का सबसे बड़ा बुचड़खाना अल कबीर है। साथ ही अल कबीर भारत का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर भी है। अल कबीर मध्य पूर्व के कई देशों में बीफ एक्सपोर्ट करता है। अल कबीर बुचड़खाने के मालिक सतीश सब्रवाल हैं। अरेबियन एक्सपोर्ट्स बुचड़खाने के मालिक सुनील कपूर हैं। अरेबियन एक्सपोर्ट्स बीफ की दूसरी बड़ी एक्सपोर्टर कंपनी है। MKR एक्सपोर्ट्स के मालिक मदन एबट है। MKR एक्सपोर्ट्स का बुचड़खाना दिल्ली में है। एबट कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड का बुचड़खाना पंजाब के मोहाली जिले के समगौली गांव में है। इस बुचड़खाने के मालिक सनी एबट है। अल्लूर एक्सपोर्ट्स के मालिक सुनील सूद है। अल्लूर एक्सपोर्ट्स का बुचड़खाना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के श्रीनगर गांव में है। बता दें कि अल्लूर 35 देशों में बीफ निर्यात करती है। AOV एक्सपोर्ट्स का बुचड़खाना उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में है। AOV एक्सपोर्ट्स के निदेशक OP अरोड़ा है। पुण्य प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट के निदेशक S शास्त्री कुमार हैं। पुण्य प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट का बुचड़खाना तमिलनाडु के नमक्काल के परमती रोड पर है। अश्विनी एग्रो एक्सपोर्ट्स का बुचड़खाना तमिलनाडु के गांधीनगर में है। अश्विनी एग्रो एक्सपोर्ट्स के निदेशक K राजेंद्रन हैं। महाराष्ट्र फूड प्रोसेसिंग एंड कोल्ड स्टोरेज का बुचड़खाना महाराष्ट्र के सतारा जिले के फलटन में है। महाराष्ट्र फूड प्रोसेसिंग एंड कोल्ड स्टोरेज के पार्टनर सन्नी खट्टर हैं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक काफ़ी तकलीफ़देह मुद्दे के बारे में बात करेंगे। अगर आपको याद होगा तो अभी मेवात क्षेत्र में 2 मुसलमान नौजवानों की नृशंस हत्या की गई। वो इस आधार पे कि वो कैटल को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, यानी जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे। हरियाणा के कस्बा लोहारू के गांव बारवास की बरनी में अपहरण के बाद जिंदा जलाए गए 2 युवकों का नरकंकाल मिलने से 2 प्रदेशों के पुलिस महकमे में अफरा तफरी का आलम है। इस हत्याकांड का राज अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही खुलेगा। मृतकों के वहीं परिजनों से DNA मिलान के बाद ही शवों की शनाख्त हो पाएगी। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड ने कई सुलगते सवाल छोड़ दिए। इन सवालों का जवाब दोनों प्रदेश की पुलिस प्रशासन को देना होगा। इस घटना के बाद लोहारू पुलिस अब हत्या आरोपी की गाड़ियों के मौके से टायरों के निशान और अन्य सबूत जुटाने में लगी है। वहीं आसपास के इलाके के रास्ते पर CCTV की फुटेज खंगालने में भी पुलिस जुटी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्या आरोपी मेवात से मानेसर कुंडली राष्ट्रीय राजमार्ग के रास्ते से यहाँ पहुँचे हैं। इसलिए पुलिस हकीकत जानने के लिए हाईवे के टोल प्लाजा पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज को भी कब्जे में लेकर जांच करेगी। फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम जली हुई ब्लेरो के आसपास के इलाके की छानबीन की। टीम ने वहां से वारदात से जुड़े तथ्य जुटाए। टीम के मुताबिक सारे तथ्यों की जानकारी जुटाए जाने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। राजस्थान के गोपालगढ़ थाने के SHO राम नरेश के साथ घाटमिका गांव से मृतक जुनैद और नासिर के परिजन लोहारू पहुंचे। परिजनों ने लोहारू पुलिस को इस मामले से जुड़ी जानकारी दी। थाने में दर्ज कराई गई अपहरण की FIR भी दिखाई। इस अपहरण और हत्याकांड की गुत्थी में अब लोहारू पुलिस के साथ गोपालगढ़ की पुलिस भी तहकीकात में जुटी है। मृतक के परिजनों ने पेट्रोल छिड़ककर गाड़ी में आग लगाए जाने की आशंका जताई है। परिजनों का आरोप है कि आग लगाने से पहले दोनों को गाड़ी की पिछली सीट पर बंधक बनाया गया था। आरोप है कि उन्हें जिंदा जलाया गया है या फिर हत्या के बाद उनके शवों को खुर्द-बुर्द करने की नीयत से उनकी गाड़ी के अंदर ही जलाया गया। यह जांच से ही पता चलेगा। पोस्टमार्टम के बाद ही राज खुलेगा। उसमें एक का नाम नासिर है, दूसरे का नाम जुनैद है। आपको याद होगा इसी प्रकार से जुनैद नाम का एक जो मदरसे का विद्यार्थी था, उसको करीब 6 साल पहले ट्रेन में के कंपार्टमेंट में भीड़ ने पीट कर मारा था।
अब ये जो अभी की नृशंस हत्या हुई है इन दो मुसलमान नौजवानों की, वो भी गाय के मुद्दे पर हुई है। इनको क्योंकि इस क्षेत्र में मेवात, हरियाणा, राजस्थान के उस क्षेत्र में बहुत सारे गो रक्षक दल खड़े हो गए हैं और गोरक्षा के नाम पर ये कई लोगों को पकड़ते हैं। उनसे अगर उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट हो, वैध प्रमाण पत्र हो, उसके बावजूद वो उनसे एक दबाव में या तो पैसे वसूल करते हैं या उनकी मारपीट करते हैं। तो उसमें ये सबसे ताज़ा उदाहरण है जुनैद और नासिर की नृशंस हत्या का। हुआ यो कि ये दोनों अपने जा रहे थे, इनको गोरक्षा के एक ग्रुप ने पकड़ा जिनको अंग्रेज़ी में काउ विजिलेंट कहते हैं। उनमें एक व्यक्ति का नाम काफ़ी सामने आया है, वह मोनू मानेसर, वो उसका वास्तविक नाम है मोहित यादव, और एक दूसरा रिंकू नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। तो इन दोनों को पकड़ने के बाद, जुनैद और नासिर को पकड़ने के बाद, ये गोरक्षा के दल के लोगों ने उनको मारा पीटा और फिरोज़पुर के एक थाने में ले गए। अब फिरोज़पुर के थाने में पुलिस का काम था कि जिन लोगों ने उनको मारा पीटा है उनको पकड़ा जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उन पे एफआईआर लगाई जाए, और जिसको मार पड़ी है, जो तकलीफ़ में है, उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाए। हुआ इसका उल्टा कि जुनैद और नासिर को उनके खिलाफ़ जो बात हुई उसको नज़रअंदाज करके उनको उन्हीं गोरक्षा दल के लोगों के हवाले कर दिया गया। और ये दोनों, इन मोनू मानेसर, ऐसा राजस्थान की पुलिस का कहना है, और उनके साथियों के साथ 15 घंटे तक थे। ये गोरक्षा दल वाले उनको एक जंगल में ले गए, वहाँ कार की सीट के पीछे उनको बांधा और कार को जला दिया। इतनी भयंकर हत्या दो नौजवानों की गई, और वो गौ रक्षा के नाम पर। अब एक तरफ तो मुद्दा चल रहा है अपराधियों को पकड़ा जाए, उसमें मोनू मानेसर तो ऐसा कहा जाता है कि पिछले कई सालों में इसी गोरक्षा दलों के साथ जुड़कर वो बहुत धनवान हो गया है, वो लापता है, उसका संबंध हिंदुत्ववादी संगठनों से भी बताया जा रहा है। तो एक तरफ हरियाणा की पुलिस ने एफआईआर में उसका नाम नहीं रखा, राजस्थान के एफआईआर में उसका नाम है, और बाकी दूसरे लोगों के भी नाम हैं। अब जहां एक तरफ राजस्थान की पुलिस मोनू की तलाश कर रही है, बाकी अपराधियों की तलाश कर रही है। गुरुग्राम में पटौदी में आपने फायरिंग की, 307 का एफआईआर दर्ज है आपके ऊपर। वो जांच का विषय है जी, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम दलित परिवार की मदद के लिए गए थे, उसमें पता लग जाएगा उस लड़के को गोली लगी है, कौन सी लगी है, कैसी लगी है, वो तो पता लग जाएगा। हमारी लाइसेंसी हथियार है, लाइसेंसी गोली लगी है नहीं लगी, वो तो आपके मीडिया के माध्यम से या पुलिस के माध्यम से पता लग जाएगा। आपको ये किसने दिया है? सरकार ने, हरियाणा सरकार ने किसने ये ठेका दिया है कि आप जो है रात में गौ तस्करों को पकड़े, उनके साथ मारपीट करें, फायरिंग करें? पहली बात, सरकार का काम तो कोई है ही नहीं, सरकार ने ठेका किसी को नहीं दे रहा। लेकिन ठेका गया ये शब्द भी आपने जो बोला ठेका, ये ठेका नहीं है। हमारी गौ माता इतनी परेशान है, हम अपनी गौ माता को कटने से नहीं बचा सकते क्या? सामाजिक, हमें सनातन धर्म में है, कोई भी सनातन क्या बजरंग दल का ही काम है क्या? सनातन धर्म, हिंदू धर्म, कोई भी धर्म, हमारे इसमें मुस्लिम, कई मुस्लिम साथी भी हमारी मदद करते हैं, जो गौ हत्या रोकने में मदद करते हो। किसी के खेत में गाय काट दी जाती है, वो बड़ा परेशान रहता है कि भाई इनकी खाल, इनका सर हमारे खेतों में पड़ा रहता है, कृपया इनमें हमारी रोकने की मदद करें। तो इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। और जो ये है कि गाय हम बचाते हैं, बचाते रहेंगे, क्योंकि वो हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई है। गाय को हम पूजनीय, हमारे साधु महात्मा, हमारे भगवान श्री कृष्ण भी गाय को पालते आए हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी गौ माता को बचाएं। आप बजरंग दल से जुड़े हुए हैं, और बाकी जो श्रीकांत जी, जो भी एफआईआर दर्ज में, वो सभी लोग बजरंग दल से जुड़े हुए हैं?
हाँ, बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। श्रीकांत जी हर विभाग का कार्यकर्ता है। लेकिन मैं फिर दोबारा ये बता रहा हूँ कि ये जांच का विषय है। जो भी, मैं उस दिन होटल में रुका हुआ था और जो भी सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। जो भी इसमें आरोपी है वो पकड़े जाएंगे। और लेकिन मैं फिर दोबारा मीडिया में, नेशनल मीडिया में मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि इस घटना से हमारा कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा सा भी हमारा लेना देना हो तो हम खूब जवाबदार मिलेंगे। मेरा ये फिर से कहना है कि जुनैद और नासिर की किडनैपिंग हुई है, उनके नरकंकाल मिले हैं और आपका नाम आ रहा है। आप कह रहे हैं कि आपका कोई रोल नहीं है उसमें? बिल्कुल, हमारा कोई रोल नहीं है उसमें। ये इतनी मतलब जो निर्दयता है वो हमारे अंदर हो ही नहीं सकती, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में ही नहीं हो सकती। ये बजरंग दल सिर्फ समाज के लिए, सेवा के लिए लगा। ये कर्म हमारे काम नहीं है और ना हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हम ये काम करेंगे। तो कौन दे रहा है आपका नाम? कौन, कैसे आ रहा है आपका नाम? ये मैंने अभी फिर दोबारा बता रहा हूँ कि जो भी ये कसाई लोग हैं ये नाम दे रहे होंगे जो गाय काटते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। जिनके परिवार के बच्चे इतनी निर्दयी तरीके से गए हैं उनको भी मतलब कार्रवाई तो होनी चाहिए। लेकिन जो सच्चाई है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। असली जो 2-3 अपराधी पकड़े गए हैं और बाकी गायब हैं। खास तौर से मोनू, जो इसका नेता समझा जाता है, वो गायब है। अब जहां एक तरफ ये कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, दूसरी तरफ 2 महापंचायतें हुई। पहली 21 फरवरी 2023, दूसरी 22 फरवरी 2023। और पहली महापंचायत में कहा गया कि अगर राजस्थान पुलिस मोनू मानेसर और उसके साथियों को पकड़ने आती है तो पैरों पर तो आएगी पर उन्हीं पैरों पर वापस नहीं जा पाएगी। कितनी धमकी भरी बात इस महापंचायत ने कही। और दूसरी महापंचायत ने कहा, दूसरी महापंचायत में वीएचपी के लोग थे, बजरंग दल के लोग थे और गोरक्षा समिति वाले लोग थे। और इस महापंचायत में एक आस्था माँ, ये तो नए नए खड़े हो जाते हैं, आस्था माँ थी। उन्होंने लव जिहाद के मुद्दे को लाया और कहा कि अगर कोई मुसलमान हिंदू लड़की को देखे तो उसकी आँख को तोड़ दिया जाए। और दूसरी तरफ से वही धमकी दी गई कि ये हमारे गौरक्षकों को अगर पुलिस पकड़ती है तो उसका बड़ा बुरा परिणाम होगा। और इसमें वो सब लोग शामिल थे जो वीएचपी से जुड़े हैं, बजरंग दल से जुड़े हैं और कई गौरक्षा ग्रुप से जुड़े हैं। अब ये जो मामला हो रहा है कि एक तरफ अपराधियों को बचाने की कोशिश खुलेआम हो रही है, जो राजनीति आज सत्ता में है वो इनको पूरा आश्रय दे रही है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान की सरकार कोशिश कर रही है, राजस्थान की पुलिस कोशिश कर रही है अपराधियों को पकड़ा जाए, और हरियाणा में महापंचायतें खुलेआम धमकियां दे रही हैं कि इनको अगर पकड़ा गया तो इसके बहुत दुष्परिणाम होंगे। ये गौरक्षकों का जो आतंक बढ़ता गया है ये खास तौर से 2019 के बाद हुआ है। वैसे तो हम जानते हैं कि इसके पहले भी पहलू खान, अखलाक, जुनेद और कितने मुसलमानों की लिंचिंग हुई गाय के नाम पर। और दूसरा 2019 के बाद इसमें एक तेज़ी आई है, और तेज़ी ऐसी आई है कि 2015 में हरियाणा में एक गोरक्षा, गो संवर्धन और गोवृद्धि के ऊपर एक कानून बना था, गौ संरक्षण के ऊपर कानून बना था, और उसमें उनकी हत्या पर एक बंदी लाने वाली बात की गई थी। 2019 में उसमें एक अमेंडमेंट किया गया कि जो इनका ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उनको भी सज़ा दी जाएगी। और इस अमेंडमेंट का फ़ायदा लेकर बहुत सारे गोरक्षा दल खड़े हो गए हैं। ये गोरक्षा दल क्या करते हैं, इनको खबर मिलती है कोई ट्रक जा रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति जा रहा है, और अगर उसके पास कानूनी तौर पर जानवर ले जाने का लाइसेंस है उसके बावजूद उसको पकड़ते हैं। तो उनमें मामला यही आता है, मरता क्या न करता, उनको ब्लैकमेल करते हैं। और इस आधार पे उस तरफ एक बड़ा आतंक का वातावरण छाया हुआ है। यहाँ मैं आपको बता दूँ, मेवात में जो मुसलमान हैं जिनको मेव भी कहा जाता है, ज़्यादातर दूध के व्यापारी हैं
डेयरी का काम करते हैं और उनके लिए गाय भैंस इनको खरीदना बेचना उनके लिए एक आम बात है, उनकी जीविका का एक साधन है। और इसी क्षेत्र में वैसे लगे हाथ बता दूं कि मेव में जो मुस्लिम परंपरा है वो एक मिलीजुली परंपरा है और इस क्षेत्र में वीएचपी के लोगों का एक कैंपेन चल रहा है कि यहाँ मिश्रित परंपरा को समाप्त करके एक खालिस उनके आधार वाली परंपरा को उन पर लादा जाए। उसी क्षेत्र में तबलीगी जमात के लोग भी सक्रिय हैं, वो भी इनको कहते हैं कि ये मिश्रित परंपरा से आप क्यों करते हो, क्योंकि मिश्रित परंपरा अपने आप में बड़ा विषय है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा कि जब समाज के लोग एक दूसरे की परंपराओं को स्वीकार करते हैं, मानते हैं, उसके आधार पर चलते हैं, वो एक बात होती है। तो अब इस मिश्रित परंपरा के विरोध करने वाले दोनों लोग वहाँ खड़े हैं और गाय का फ़ायदा लेकर, गाय के नाम का लेकर कुछ गौरक्षा दल में अब कौन लोग शामिल हो गए हैं, उनके पास हथियार रहते हैं, डंडा तो रहता ही है और वो कई व्यक्तियों को जो इस प्रकार से पकड़ रहे हैं जो गौ तस्करी के नाम पे जो 2019 के अमेंडमेंट के बाद आ गया। और उसके पहले भी हमने देखा कि भारत में ये गाय का मामला बहुत राजनीतिक तूल पकड़ रहा है, पर ये राजनीतिक तूल जो पकड़ रहा है पूरे देश में एक सरीका नहीं है। अगर आप देखें तो एक तरफ तो उत्तर भारत के जिसको काऊ बेल्ट कहा जाता है में 2014 के बाद लिंचिंग की घटनाएं बहुत बढ़ी, अखलाक से लेकर तो जुनैद तक, रकबर खान और ऐसे कितने लोग थे जिनको छोटे छोटे आधार पे जिनकी पीट कर हत्या की गई। और इंडिया स्पेन का जो स्टैटिस्टिक्स है वो बताता है कि इस प्रकार की लिंचिंग में 2014 में बहुत बढ़ोतरी आई है और ये लिंचिंग में मारे जाने वाले ज़्यादातर मुसलमान हैं और कुछ दलित हैं जो चमड़े का व्यापार करते हैं, चमड़े के आधार पे करते हैं। और इसी पर एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया था निरंजन टकले ने, उन्होंने भी बताया था कि किस प्रकार से गुजरात और दूसरे क्षेत्रों में भी इस प्रकार के ब्लैकमेलिंग और गाय के नाम पर लोगों को परेशान करना, ये घटनाएं बहुत चल रही हैं। अब मुद्दा ये है कि क्या हमारे यहाँ कानून व्यवस्था है या नहीं। हरियाणा सरकार जो भाजपा की सरकार है वो इन बातों की परमिशन कैसे दे रही है। अपराधी को तो सज़ा मिलना चाहिए, बेगुनाह लोगों को संरक्षण मिलना चाहिए, जो चीज़ें उनकी जीविका से जुड़ी हुई हैं, उनके व्यापार से जुड़ी हुई हैं, उनको किस प्रकार से इस आतंक के सामने ढकेला जा रहा है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है कि इन लोगों को जो कानूनी रूप से चल रहे हैं, कानूनी रूप से अपना काम कर रहे हैं, उसके आधार पर उनको संरक्षण मिलना चाहिए। और जिनको संरक्षण प्राप्त है और उस संरक्षण के आधार पे जो लोगों का ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, लोगों की हत्याएं कर रहे हैं और उनके बचाव में पंचायतें आ रही हैं, ये हमारे राजनीति का एक बहुत दुखदाई क्षण है कि बेगुनाह लोगों को मारा जाना, बेगुनाह लोगों को मारना और गुनाहगारों के संरक्षण के लिए महापंचायतें और लोगों का दबाव आना, ये एक दुखदाई बात है। और दूसरी बात ये देखिए कि अब जब ये एक तरफ चल रहा है, एक तरफ गाय के नाम पर इस प्रकार की लिंचिंग हो रही है, उसी में अभी मेघालय के भाजपा के जो मुखिया हैं अंस्ट मावरी, उनका बयान आया है मेघालय में, नॉर्थ ईस्ट में, कि बीफ तो हमारे खाने की चीज़ है, हम अपनी कोई खाने पीने की चीज़ों को कोई छोड़ने वाले नहीं है। उसी प्रकार से गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री जो थे मनोहर पर्रिकर, उन्होंने भी कहा था कि गोवा में तो बीफ एक आम उपयोग की चीज़ है। इसी प्रकार से केरल में एक भाजपा के प्रत्याशी थे चुनाव में, उन्होंने कहा था अगर मुझे आप चुनकर देंगे तो मैं अच्छी क्वालिटी का बीफ आपको सप्लाई करूँगा। तो ये दोहरे मानदंड और गाय का इस्तेमाल इन चीज़ों के लिए करना, अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए करना और इस प्रकार के आपराधिक तत्वों को संरक्षण देने के लिए करना, ये हमारे लिए एक शर्म की बात है। मैं यहाँ बता दूँ कि महात्मा गांधी ने भी
इस प्रकार के कानूनों का विरोध किया था, और इस आधार पे कि ये देश केवल एक धर्म के मानने वालों का नहीं है। इस देश में सभी धर्म के लोग हैं, सभी की अलग अलग आस्थाएं हैं, अलग अलग खाने पीने के तरीके हैं। और यहाँ और भी जोड़ दूँ, और भी आगे जाके जोड़ दूँ, स्वामी विवेकानंद ने खुद कहा था कि बीफ वैदिक काल में खाया जाता था, और खाने पीने में के बारे में किसी पर जोर ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए। तो एक प्रकार से तो राजनीतिक के प्रेरणा से इस प्रकार के कानून बनाए जा रहे हैं, कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, और जब कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है तो लोग उनको चुपचाप देख रहे हैं, सरकारें उनको चुपचाप देख रही है। मुझे लगता है कि ये जो दोहरे मापदंड मेघालय में, केरल में, नॉर्थ ईस्ट में, गोवा में एक प्रकार की चीज़ें, और हरियाणा, मेवात में दूसरे प्रकार के अन्याय और अत्याचार, ये हमारे भारतीय संविधान के मूल्यों को खत्म करने के समान है, भारतीय संविधान के मूल्यों पर एक आक्रमण है। तो जो लोग सत्ता में हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो बेगुनाह लोगों को बचाएं, और ये नासिर और जुनैद जो अभी मारे गए हैं, उनके परिवारों को पूरा न्याय मिलना चाहिए। पैसा देकर तो कोई न्याय मिलता नहीं है। पैसा तो एक मामूली चीज़ है, जो इतनी कीमती जान गई है, उनके परिवार का क्या होगा, ये इनके हमारे लिए सोचने का मुद्दा है। इनको पूरा सहायता मिलनी चाहिए, सरकार ने पूरे उचित कदम उठाना चाहिए, इन परिवारों को रिहैबिलिटेट करना चाहिए, और जो उनकी इतनी बड़ी क्षति हुई है उसको पूरा करना चाहिए। और उसी के साथ साथ महापंचायतों से न डर कर सरकार मजबूती से इन चीज़ों का विरोध करे और अपराधियों को सज़ा दे। यही एक तरीका है हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने का, हमारे समाज के मेल भाव को मजबूत करने का। और यहाँ मुझे विशेष दुख इस प्रकार से होता है कि मेवात एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हिंदू मुसलमान, इनकी परंपराएं बहुत मिलती जुलती हैं, और यहाँ का इस्लाम भी जो है वो सूफ़ी संतों के प्रभाव से आपस के मेल जोल से बढ़ा, और उसमें इस प्रकार के जो भेदभाव आज आ रहे हैं वो मेरे ख्याल से उनका पूरा पूरा विरोध होना चाहिए, और कानून व्यवस्था का राज होना चाहिए। और जो हमारी सत्ता में बैठे हैं लोग, उन्होंने इसका पूरा संज्ञान लेकर जो अमेंडमेंट आया है उस पर विचार करना चाहिए। अमेंडमेंट जो काउ ट्रांसपोर्ट के बारे में, इसके बारे में, और जो ट्रैफिकिंग के नाम पे लोगों को फंसाया जा रहा है, मारा जा रहा है, ये बहुत ही गलत है, और इसका पूरा पूरा विरोध करना चाहिए। जुनैद और नासिर के जीवन की भरपाई करना तो बहुत मुश्किल है, पर उससे ये सीख कर आगे इस प्रकार की घटनाएं न हो, इसका पूरा पूरा ख्याल रखना ये पूरे समाज का, देश का और समाज का काम है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।